अलॉट की। नैब रावलपिंडी के मुताबिक अब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मजीद कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और साबिक सेक्रेटरी केपीटी जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार हुए हैं आफ्ताब मेमन। उनको रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि उन्होंने 80 करोड़ रुपए का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया। हमारे नुमाइंदे अल्लाहदाद सिद्दीकी अपडेट करेंगे इस अहम खबर पर। अल्लाहदाद बताइएगा क्या तफसीलात हैं, कब तक इनको ले जाया जा रहा है? जी, जाली बैंक अकाउंट केस में नैब रावलपिंडी ने पहली गिरफ्तारी डाल दी है। जाली अकाउंट केस में साबिक सेक्रेटरी केपीटी आफ्ताब मेमन गिरफ्तार हो गए हैं। मुलजिम को रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा कुछ देर के बाद। और मुलजिम ने खजाने को 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है, ये नैब रावलपिंडी जो है उसका मौकफ है। मुलजिम ने 700 एकड़ जमीन गैर कानूनी अलाट की थी, ये भी नैब में मौकफ अख्तियार किया गया है। और इस हवाले से आज ये गिरफ्तारी हो चुकी है उनकी। ये पहली गिरफ्तारी है जाली बैंक अकाउंट्स केस में किसी की, और उसको नैब एहतसाब अदालत में अब पेश किया जाएगा और वहाँ से मजीद रिमांड जो है उसकी सजा की जाएगी और वहाँ से रिमांड मिलने पर फिर उन्हें मुतल्लिका जगह पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया नुमाइंदा द न्यूज़ अल्लाहदाद सिद्दीकी तफसीलात के हवाले से आगाह करने के लिए। और जिस तरह से आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जा रहा है, तो हुकूमती इश्तिहार से साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का नाम निकालने पर अपोजिशन ने एहतजाज किया है। अपोजिशन का सेनेट इजलास से वॉकआउट सामने आया है। उनका कहना है कि खवातीन का आलमी दिन है, हम इसे सियासत की नजर नहीं करते। अफसोस विमेन डे के इश्तिहार से हुकूमत ने 2 बार की वजीर आजम बेनजीर भुट्टो का नाम निकाल दिया। शेरी रहमान की जानिब से कहा गया है तो उसके बावजूद क्यों नहीं पब्लिक स्पेंडिंग हो रही, पब्लिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये सवाल पूछ रहे हैं हम अपोजिशन गवर्नमेंट। हम बिल्कुल हम सवाल रेस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम हुकूमत की जानिब बढ़ने से पहले जावेद अहमद साहब आपका हम पर्सपेक्टिव ले लें कि अगर मौजूदा हुकूमत के पहले 3 माह के अंदरूनी कर्जों पर अगर हम बात कर लें तो 746 बिलियन के कर्ज अब तक लिए जा चुके हैं, और अगर इसी स्पीड से कर्ज लिया जाता रहा तो फिर आपको लगता नहीं है कि मुल्क तो मजीद कर्जों में डूबता नजर आएगा? महंगाई का तूफान एक अलग हमारे सर पर खड़ा हुआ है। जी, पाकिस्तान की सक्सेसिव हुकूमतों का कर्ज की जो हिस्ट्री है ये काबिल रश्क नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कर्जे वापस करने का कभी भी पोजीशन में हैप्पीली और कंफर्टेबली नहीं हुआ। पहले कर्ज अभी वापस नहीं होते तो नए कर्ज उठाने पड़ते हैं और उनकी किस्तों के मसले होते हैं। ये हम तो बचपन से यही सुन रहे हैं, यही कोई सूरत हाल है। किस हुकूमत को इसके शाबाश दें। मेरा ख्याल है कि हमें एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है और पार्लियामेंट को ज्यादा बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। पार्लियामेंट बताए कि किस प्रोजेक्ट के लिए, कौन से काम के लिए हमें कर्ज लेना चाहिए, और कर्ज लेने से पहले उसके रिटर्न होने का भी पार्लियामेंट के अंदर प्रोग्राम पेश हो कि ये कर्ज हम ऐसे वापस करेंगे। मियार कर्ज अपनी मर्जी से हुकूमत का उठा लेना, उसको इधर उधर उड़ा देना, बाद में हिसाब उसका कोई होता नहीं कहाँ कर्ज लगा। और अक्सर हमारा रिकॉर्ड ये है कि 100 रुपया कर्ज लिया, उसका जो खर्च नजर आता है वो 10, 20 और 50 रुपए ही होता है, बाकी का कोई हिसाब नहीं होता। मेरा ख्याल है कि कर्ज के ऊपर तो एक नेशनल पॉलिसी डिबेट होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट को ज्यादा बाख्तियार बनना चाहिए। और कर्ज लेने से पहले और कर्ज लेने के बाद उसके अखराजात का जो तमाम हिसाब है वो पार्लियामेंट के सामने पेश होना चाहिए। जी ऑलराइट, लेकिन अहमद चट्टा साहब, यहाँ पर हम आपके सामने जो अभी तक की हमारे सामने रिपोर्ट्स हैं, हमने आपके सामने अंदरूनी कर्जे की भी बात की, और अगर अब बैरूनी कर्ज की बात कर ली जाए तो जो पहले 3 माह में अब तक आपकी हुकूमत ले चुकी है कर्ज, उसके नंबर्स 1313 मिलियन डॉलर्स के हैं। तो अब ये जिस हिसाब से आपकी हुकूमत कर्ज ले रही है, इन कर्जों की यूटिलाइजेशन जो है, इफेक्टिवनेस भी कुछ हो रही है, कोई फायदा भी हुआ है इन कर्जों से, या सिर्फ अभी तक अखराजात जो है वो पूरे किए जा रहे हैं? पहली बात तो जो मैं समझता हूं कि इसमें आपको मुझे 2 से 4 मिनट मैं इसमें टाइम लूंगा और मैं इस पर कुछ बातें करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि आप ये देखें और ये सोचें कि ये सूरत हाल यहाँ तक पहुंची क्यों है कि हमें इन कर्जों की जरूरत पड़ी। रिकॉर्ड ब्रेकिंग कर्जे पिछले गवर्नमेंट्स ने पिछले कुछ सालों में लिए। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 2008 से 13 देख लिया जाए तो उन्होंने इंटरनल डेट लेने का कमाल ही कर दिया। दूसरे मुल्कों से तो उनको कोई कर्जा दे नहीं रहा था, उस वक्त हालात ऐसे थे, तो इंटरनल डेट ही वो इकट्ठा करेंगे।
उसके बाद PMLN की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने भी रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तकरीबन 2013 तक, जहां पर हमने तकरीबन 2008 से 13 के अंदर 4 से 5% का इंक्रीज किया था हमने डेट में, और तकरीबन 2018 तक हमारे रफली 23% का और उससे ज़्यादा तकरीबन और डेट में इंक्रीज हो चुका था। तो डेट की चीज़ ऐसी है कि कर्जा लेना, बहुत से जो तरक्की याफ्ते मुल्क भी हैं वो भी कर्जा लेते हैं, कर्जे की प्रॉब्लम उतनी नहीं होती अगर आपने ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है जिनके तहत आप कर्जा वापस अदा कर सकें। तो हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी PMLN की और पीपल्स पार्टी की, जो रवायत रही है वो कर्जे तो ले लेते थे लेकिन आधे से ज्यादा कर्जा थ्रू आउट करप्शन की नजर हो गया, उसकी प्रॉपर आगे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी, किसी किस्म के FBR के रिफॉर्म्स कि हम ये अपना डेट जो है इसको वापस कर सकें, हमारी टैक्स कलेक्शन बेहतर हो सके, हम ऐसे मंसूबों में इनको इन्वेस्ट कर सकें कि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट बेहतर हो सके। बल्कि PMLN के दौर में तो उन्होंने इतनी देर कई चीज़ों को इतना पैक करके रखा, इतने इश्यूज बनाए कि हमारी इकोनॉमी ही बंद होकर रह गई, उसको उस तरह से खोलने ही नहीं दिया गया। तो आप इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं, और जब PTI की गवर्नमेंट आई तो जो हमें क्राइसिस मिला, इतनी ज़्यादा चीज़ें इन्होंने, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जिनकी वजह से हम ये डेट रीपे कर सकते थे उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय इन्होंने ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ इश्तिहारों पे नजर आए, उन चीज़ों के ऊपर, फ्रिवलस चीज़ों के ऊपर इन्होंने वेस्ट किया और इकोनॉमी की हालत ये कर दी कि हमें आते भी इस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नादिर गबोल साहब से, क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों में उनकी पार्टी की हुकूमत भी रही है, यहाँ पर नादिर गबोल साहब जो मौजूदा हुकूमत है वो बार बार ये कहती नजर आ रही है कि जो बैगेज उनको दिया गया है कर्जों का, इस वक्त जो कर्ज लेने की नौबत आ रही है वो उस बैगेज की वजह से आ रही है। आप 2013 में वो बैगेज छोड़कर जाते हैं नून लीग के लिए, नून लीग अब 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए बैगेज छोड़ गई कर्जों का। तो ये कर्जों का कुछ खात्मा होता हुआ भी नजर आएगा या कर्जा दर कर्ज ही हर हुकूमत लेती हुई नजर आएगी हमें? देखें जी, अभी आवाम जो है ना, आवाम बाशऊर हो गई है, और अगर आप आवाम से पूछें, आवाम यही कह रही है कि जी जब आप कहते हैं कि मुल्क लुट रहा था तब आप आटे, चीनी, बिजली, गैस की प्राइसेस आप उस वक्त देखें और अभी से अगर कंपेयर करें तो आपको 3-fold इंक्रीज नजर आएगा। उस वक्त के डॉलर का रेट देखें और अभी का डॉलर का रेट देखें, उस वक्त स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड बिजनेस कर रही थी, अभी तो तबाही मची हुई है स्टॉक एक्सचेंज में, बिजनेस में। रियल एस्टेट सेक्टर को आप देख लें, 2018 के बाद किस तरह से क्रैश आया इनकी हुकूमत में, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। बातें इन लोग से आप सिर्फ करवा लें, बातें करने में माहिर हैं ये, बड़ी बड़ी बातें करने में, एक्शन पे जब बात आए तो ये बिल्कुल दूसरों पे उंगलियां उठाना शुरू हो जाते हैं। अगर जी हमारे टाइम में मुल्क बर्बाद था तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी क्यों ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही थी, क्यों डॉलर रेट बेहतर था, क्यों बिजली और गैस के प्राइसेस कम थे, क्यों गरीब फिर भी गुजारा कर सक रहा था। अभी तो गरीब बेचारा खुदकुशी करने पे मजबूर हो गया है। किसान का तो आपने समझे माशी कत्ल ही कर दिया है। कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाएं, दूसरों पे उंगली उठाने से बेहतर है कि आप अपने जो आपके एंग्रो चलाने वाले आपके फाइनेंस मिनिस्टर, जिनको लग रहा था कि एक कंपनी और एक मुल्क चलाना एक ही बात है, और अभी जाके उनको समझ में आ गया कि एक छोटी कंपनी और एक पूरे मुल्क की इकोनॉमी को चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है, तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसलिए इंस्टेड ऑफ रियल एक्शन, असद उमर साहब ने कल बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जातियात पे उतर आए हैं। ये आप हमारे शो का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर नादिर गबोल साहब आपका, अहमद चट्टा साहब आपका और जावेद अहमद साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कर्जों की सूरत हाल क्या होती है, और फिर साथ साथ हुकूमत ने 48 इदारों की प्राइवेटाइजेशन का फैसला भी किया है, जिस पर कि आज सेनेट में जो शेरी रहमान साहिबा हैं वो आवाज, इलाज उनको फराहम होना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें कोई कमी नहीं होगी किसी कीमत पे इंशाअल्लाह। नीलम खान साहब तो ये भी कहते थे कि मैं जो है इंटरनेशनल दौरे नहीं करूंगा, मैं कर्जे नहीं लूंगा, कर्जे लिए IMF से तो खुदकुशी कर लूंगा, मेरा कोई भी MPA MNA मिनिस्टर प्रोटोकॉल नहीं करेगा। मगर खान साहब की आपको सारी बातों का आपको पता है पर्दाफाश किस तरह से हो रहा है पिछले 5-6 महीनों में। तो खान साहब की किसी बात पे किसी भी सियासी पार्टी को, अपोजिशन की एतबार नहीं है।
लेकिन यहाँ पर तो नादिर गबोल साहब, आज हम सुनते हैं, हम इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से सुनते हैं कि वो कह रहे हैं कि मुल्क की सलामती के मामले पर इत्तेफाके राय कायम हुआ है और हम अब ऑपोजिशन को साथ लेके चलेंगे, आइंदा भी ऑपोजिशन को साथ लेके चला जाएगा। और फिर साथ साथ ये फैसला भी किया गया है कि ऑपोजिशन को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी जो कल अदम तंजीम और प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो इस वक्त क्रैक डाउन हो रहा है मुल्क में। आई एम श्योर आपकी भी नजर होगी। अगर हम आपको अपडेट्स दे दें तो इस वक्त तक सिक्योरिटी एजेंसीज ने 121 अफराद को प्रिवेंशन कस्टडी में ले लिया है। सूबों ने 182 मदारस, 34 स्कूल्स और कॉलेजेस का कंट्रोल संभाल लिया है और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने 5 अस्पताल, 163 डिस्पेंसरीज, 184 एम्बुलेंसेज और 8 दफातर भी इस वक्त सरकारी तहवील में आ चुके हैं। तो अब जो ये हुकूमत की जानिब से आज फैसला हुआ है कि इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी ऑपोजिशन को, इन तमाम मामलात पर ऑपोजिशन को भी साथ लेके चला जाएगा आगे। तो ये इंटरनल मामलात में और फिर ये जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो क्रैकडाउन है, इस मामले पर ऑपोजिशन क्या मुत्तहिद नजर आएगी? जैसा कि कौमी सलामती के मामले पर हमें पार्लियामेंट, एक यूनाइटेड पार्लियामेंट नजर आई। देखिए जी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का पहला स्पीच था, वो पहली दफा एमएनए बने हैं, पहला स्पीच था उनका असेंबली में। उन्होंने उस टाइम पे साफ साफ कह दिया था कि जहाँ पे पाकिस्तान की सलामती या पाकिस्तान के फायदे में कोई भी इकदाम होंगे उसको हम पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सियासत से बढ़ के पाकिस्तान है और पाकिस्तान की सलामती